जय हिंद साथियों, आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। सल्तनत कालीन यानी कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सल्तनत काल में जितने भी वंशजों ने दिल्ली के गद्दी पे शासन किया उसके बारे में एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा। इसमें से गुलाम वंश पहले पढ़ा था, उसके बाद खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, फिर तुगलक वंश और अंततः लोधी वंश से हम लोगों ने समाप्त किया था। यानी टोटल 5 वंशजों ने दिल्ली के गद्दी पे सल्तनत काल में शासन किया था। तो उन लोगों ने तो शासन किया था, लेकिन इन 5 वंशजों का जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था, वो आज हमें देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका क्या नाम है, तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया हुआ करता था, आज के डेट में कह सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी जो सुल्तान, उस समय उसको सुल्तान कहते थे, ठीक है, सुल्तान कहते थे। बलबन और अलाउद्दीन के समय में वहां के जो अमीर थे सल्तनत कालीन के, वो प्रभावहीन हो गए थे, मतलब उनके पास शक्ति ही नहीं बची थी, ठीक है। अन्य शासकों के समय में अमीर प्रभावहीन नहीं हुए थे। और वहीं अमीरों के महत्व जो चरमोत्कर्ष पे था वो किसके शासनकाल में था, तो लोधी वंश के शासनकाल में। लोधी वंश के शासनकाल में अमीरों की भी बहुत चलती थी, ओके, इनकी भी बहुत चला करती थी। हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अमीरों के महत्व जो चरमोत्कर्ष पे थे वो किसके शासनकाल में थे, तो लोधी वंश के शासनकाल में। इसके शासनकाल में अमीरों की भी एक तरह से चलती थी। ओके, आगे की बात करें तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद जो था उसको किस नाम से पुकारते थे, तो मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत के नाम से मंत्री परिषद को पुकारते थे। तो मंत्री परिषद को बैठने के लिए कोई तो जगह होगा, जैसे आज के डेट में मंत्री परिषद को बैठने के लिए संसद भवन उपलब्ध कराया गया है, वैसे ही सल्तनत काल में भी कोई तो जगह होगा। उस जगह को क्या कहते थे, तो मजलिस ए खास। मजलिस ए खास में ही मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। ओके, आगे की बात करते हैं। तो ओके, बार ए खास। बार ए खास क्या हुआ करता था, तो यहाँ पे भी बैठक होती थी। सुल्तान सभी दरबारियों को, खानों को, अमीरों को, मालिकों को और अन्य भी रईस जो हुआ करते थे उनको बैठने के लिए जो जगह प्रदान किया जाता था उसको किस नाम से पुकारते थे, तो बार ए खास के नाम से पुकारते थे। ओके, बार ए खास। बार ए आजम क्या हुआ करता था उस समय, तो बार ए आजम वह जगह हुआ करता था जहां सुल्तान बैठ के अपना जो काम काज था वो निपटाता था। जैसे आज के डेट में देखिएगा तो राष्ट्रपति के लिए एक प्रॉपर जगह उपलब्ध कराया गया है, राष्ट्रपति भवन, जहां बैठ के राष्ट्रपति अपने कामकाज को एक तरह से करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बार ए आजम हुआ करता था जहां सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। दीवाने ईसा क्या हुआ करती थी उस समय, तो दीवाने ईसा एक विभाग था जहां पत्राचार से संबंधित था। आज के डेट में जो समाचार पत्र वगैरह वाचन होता है वैसे ही समाचार पत्र से संबंधित ये भी एक तरह से एक विभाग हुआ करता था। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उस समय के जो मंत्री हुआ करते थे और उससे संबंधित जो विभाग था उसके बारे में। तो ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं जहां से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे वजीर, वजीर जो प्रधानमंत्री होता था वो किसका प्रमुख हेड हुआ करता था, तो राजस्व विभाग का हेड हुआ करता था उस समय। ओके, वैसे ही यहाँ एक आ जाइएगा, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। गुप्तचर विभाग जो हुआ करता था उस समय का, उसका प्रमुख अधिकारी जो हुआ करता था उसको क्या कहते थे, तो बरीद ए मुमालिक कहते थे। वैसे ही दीवाने खैरात दान विभाग को कहते थे। दीवाने बंदगान दास विभाग को कहते थे। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग को कहते थे। इसमें केवल 5 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इधर, तो यहाँ पे ये जो भी दिख रहा है आप लोगों को, शायद साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, बुक में ये पेज देखने को मिल जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्या था उस समय का जो विभाग हुआ करता था उसको बनाने वाला जो सुल्तान था उसका नाम सामने दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो जैसे कि दीवाने मुस्तखरार किसके शासन काल में ये विभाग का निर्माण हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे विभाग दिया गया है और विभाग बनाने वाले जो सुल्तान थे उनका नाम इधर दिया गया है। तो देख लेते हैं, दीवाने मुस्तखरार
इसको वित्त विभाग, आज के डेट में जिसको वित्त विभाग कहते हैं, उस समय उसका नाम हुआ करता था दीवाने मुस्तखराज। ओके ये किसने बनाया था विभाग? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। वैसे ही दीवाने कोही कृषि विभाग को कहते थे, उसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज, आज के डेट में इसको सैन्य विभाग कहते हैं, इसका निर्माण बलबन ने किया था। ठीक है। दीवाने बंदगा, बंदगा बताए थे किसको कहते हैं? तो गुलाम जो हुआ करते थे उनके लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, उसी को बंदगा कहा जाता है। इसका निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात, दीवान खैरात इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही एक तरह से निर्माण किया था, इस विभाग का भी। वैसे ही दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक को फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्मित किया था। ये सारे विभाग जितने भी शासक ने बनवाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देख लेते हैं। ओके तो साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को ध्यान राजा की नजर में लाने के लिए एक गुप्तचर विभाग हुआ करता। ओके जिसके लिए दूतों की नियुक्ति होती थी। दूत, पहले राजदूत हुआ करते थे, जानते हैं आप लोग। उन दूतों को बरीद के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? तो बरीद के नाम से पुकारते थे। और जो बरीद होते थे ना वो बहुत ही विश्वास पात्र लोग हुआ करते थे। सबको बरीद नहीं बनाया जा सकता। जो राजा महाराजा मतलब सुल्तान का जो एक तरह से बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति होता था उसी को बरीद बनाया जाता था, या मुख्य बरीद उसमें एक होता था, वो सुल्तान का ही बहुत ही करीबी व्यक्ति हुआ करता था। ओके एक था लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग। ओके इसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज तुगलक ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछता है लोक निर्माण विभाग किसने, इस विभाग का स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। ओके इसमें मुख्य तौर पे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वहां नहर जो उस समय बनवाए गए थे, नहर वह सार्वजनिक भवन जो बनवाए गए थे उसी से संबंधित ये विभाग हुआ करता था। ओके सल्तनत काल में जो प्रांत थे वो अनेक प्रांतों में बटे हुए थे, जिसको किस नाम से पुकारते थे? तो इक्ता या सूबा के नाम से पुकारते थे। तो यही था सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ओके आगे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को राजस्व व्यवस्था के बारे में, यानी उस समय का जो कर व्यवस्था हुआ करता था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब उस समय इसका नाम अलग हुआ करता था, कुछ अलग टाइप का, तो क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे सल्तनत कालीन में खराज क्या हुआ करता था, या जजिया क्या हुआ करता था, या जकात क्या हुआ करता था, ये ऐसे पूछ देता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। ओके तो देख लेते हैं। जैसे उस्र क्या होता था? उस्र, तो उस्र होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जो उस समय का मुसलमान हुआ करते थे उनसे जो भूमि कर लिया जाता था उसको उस्र कहा जाता था। वैसे ही खराज होता था। खराज किसके लिए था? तो खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर और खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। वैसे जकात, जकात क्या था? तो मुसलमानों पर धार्मिक कर लिए जाते थे। संपत्ति का ये 40वां हिस्सा हुआ करता था, उसी को जकात कहते थे। मुसलमानों से धार्मिक कर, ठीक है, जो लिए जाते थे उसको जकात कहते थे। और जजिया क्या था? तो जजिया भी एक प्रकार का कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ओके गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। कल बताए थे कि फिरोज शाह तुगलक जो था उसने भी ब्राह्मणों से जजिया कर लेना प्रारंभ कर दिया था। ओके बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो जो उस समय की जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसको ग्राम कहते थे। आज के डेट में भी हालांकि ग्राम ही कहा जाता है। ओके ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली जो लोग थे उनको खूत कहते थे। खूत यानी कि छोटे जमींदार। और एक और नाम से पुकारते थे मुकद्दम। मुकद्दम जो आज के डेट में मुखिया जो होता है, मुखिया, उसको मुकद्दम कहते थे। ग्राम में एक पटवारी भी हुआ करता था। पटवारी आज के डेट में जो राजस्व कर्मचारी के नाम से हम लोग जानते हैं वो भी हुआ करता था। ओके सुल्तान की अस्थाई सेना को किस नाम से पुकारते थे? तो खास खेल के नाम से पुकारते थे। सल्तनत काल में सुल्तान की जो अस्थाई सेना थी, और अस्थाई सेना रखने का जो कार्य प्रारंभ किया था एक तरह से, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है वहीं से सेना, अस्थाई सेना रखने का एक तरह से प्रथा प्रचलन में आया था। ओके तो उसको किस नाम से पुकारते थे? खास खेल के नाम से।
अब देखो, दशमलव प्रणाली व्यवस्था ली गई थी सल्तनत काल में, वो किससे लिया गया था? तो मंगोल सेना से लिया गया था। मंगोल शासक हुआ करता था चंगेज खान, ठीक है, उस वहां पे दशमलव प्रणाली चलाई जाती थी, उसी के आधार पे सैन्य व्यवस्था हुआ करता था, तो वहीं से लिया गया था सल्तनत काल में। ओके, सल्तनत काल में बारूद जो बारूद का गोला होता है उसको फेंकने के लिए एक मशीन हुआ करता था। उस मशीन को मंगलिक तथा अर्राद के नाम से जानते थे। ओके, सल्तनत काल में बारूद का गोला जो था उसको फेंकने के लिए जो मशीन था, उस मशीन को किस नाम से जानते थे? तो मंगलिक के नाम से और अर्राद के नाम से जानते थे। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये इक्ता प्रथा क्या है? तो इक्ता प्रथा पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने अंग्रेजों के शासन काल में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सुना होगा। जमींदारी व्यवस्था जिसमें जमींदारों को एक प्रांत दे दिया जाता था कि इस प्रांत से जितने भी खेती से कर आता है उसका कुछ हिस्सा रख के जमींदार बाकी कर अंग्रेजों को दे देते थे। वैसे ही उस समय इक्ता प्रथा हुआ करती थी। इक्ता प्रथा में होता था कि कुछ इक्तेदार नियुक्त किए जाते थे और उन इक्तेदारों को कुछ क्षेत्र आवंटित कर दिए जाते थे और उस क्षेत्र से जितने भी कर मिलते थे उसका कुछ हिस्सा इक्तेदार रख लेते थे और बाकी सुल्तान को सौंप देते थे। वही था इक्ता प्रथा। तो इक्ता प्रथा को एक तरह से समाप्त करने का कार्य किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा समाप्त करके सारे राज व्यवस्था का बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, ये नहीं था कि उसने समाप्त करके किसानों पे एहसान कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखते हैं, तो इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इक्ता प्रथा की शुरुआत किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे वो तुर्की से मंगाए जाते थे या अरब या रूस से मंगाए जाते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब देखो, हाथी जो उस समय का हुआ करते थे, युद्ध लड़ने के लिए हाथियों का भी प्रयोग हुआ करता था। वो कहाँ से मंगाए जाते थे? तो बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन जो कानून व्यवस्था थी वो मुख्य तौर पे शरीयत पे, कुरान पे और हदीस पे आधारित थी। इसी को आधार मान के ही उस समय कानून व्यवस्था लागू किया गया था, यानी इसी के आधार पे कानून व्यवस्था बनाया गया था। ठीक है, आज के डेट में भी शरिया कानून मुस्लिम देशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो शरिया कानून को मानते हैं और वही चलाते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय भी ये व्यवस्था हुआ करती थी। अब देखो, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे। एक कुरान था, एक हदीस था, एक इज्मा था और एक कयास था। ठीक है, तो इसमें ये मुख्य हो जाता है कुरान और हदीस। ओके, सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने जाया करता था। सल्तनत काल में जो सुल्तान हुआ करता था वो सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए जाया करता था राज दरबार में। ओके, पूर्णतः केंद्र नियंत्रण में रहने वाली जो भूमि थी उसको खालसा भूमि कहते थे। उस समय के डेट में जो सुल्तान के अधीन में जितने भी भूमि हुआ करती थी उसको किस नाम से जानते थे? तो खालसा भूमि के नाम से जानते थे। खालसा भूमि के नाम से जानते थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, वो दान दी गई जितने भी भूमि थी वो अपने अधीन लेके उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। पंडितों को, मंदिरों को, अमीरों के द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसको अपने अधीन ले लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था, यानी कि उस पर टोटल हक सुल्तान का ही हुआ करता था। अब देख लेते हैं देवल। देवल का नाम सुना होगा। उस समय के जो बंदरगाह हुआ करते थे उसको, जो बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह उस समय हुआ करते थे उसको देवल के नाम से जानते थे, देवल के नाम से। तो ये सारा क्वेश्चन बनता है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से और अलग से नोट्स बना लीजिएगा। हमने जितने भी लुसेंट में टॉपिक है उनमें से महत्वपूर्ण ही लाइन यहाँ पे लेके आए हुए हैं। हर एक टॉपिक ने यहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि बहुत सारे चीज हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में जानेंगे? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में। हाँ जी, वही विजयनगर साम्राज्य है जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में 2 भाइयों के द्वारा की जाती है।
टोटल भाई 5 थे, उसमें से 2 भाई बहुत ही योद्धा किस्म के हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। उन्हीं के द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इसको संगम वंश के भी नाम से जानते हैं, संगम वंश के नाम से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखो, संगम वंश के प्रमुख शासक हुए ये भी देखेंगे हम लोग, लेकिन इसका शुरुआती का भाग है वो देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो 1336 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की जाती है। ओके, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, यानी टोटल ये 5 भाई थे, उसमें से 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीत का शहर। वैसे ही स्पष्ट दिख रहा है विजयनगर, ठीक है, यानी कि जीत का शहर। अब देख लेते हैं संगम, इसी को संगम वंश कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य, हालांकि हरिहर और बुक्का के द्वारा ही संगम वंश की स्थापना की गई थी। तो संगम वंश, इनके बाद भी बहुत सारे शासक आए, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे एक कटिंग दिया हुआ है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, संगम वंश के जो प्रमुख शासक थे, तो सबसे पहले कौन राजा बना था वहां का शासक था? तो हरिहर था। ये बड़ा भाई था हरिहर, जो लगभग 20 सालों तक, यानी 1336 से लेके 1356 तक वहां शासन किया। उसके बाद बुक्कावन शासक बनता है, वो 56 से लेके 77 तक रहता है। फिर हरिहर 2 आता है, फिर देवराय प्रथम आता है और देवराय द्वितीय आता है। उसके बाद मल्लिकार्जुन आता है और अंततः जो अंतिम शासक होता है वो होता है विरूपाक्ष द्वितीय। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाते हैं, हरिहर बुक्का, हरिहर ये देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, यानी कि 2 ये और 2 ये 4 शासक इस विजयनगर साम्राज्य यानी संगम वंश के महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं। तो इनके बारे में भी आगे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ तो शॉर्ट में बता दिए, बाकी विस्तारित रूप से आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी, वो उनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था विद्यारण संत। इन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने विजयनगर हालांकि साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि हरिहर और बुक्का ने किन से आशीर्वाद लेके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो वो थे विद्यारण संत। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे ही इसका नाम संगम राजवंश रखा था। जो हरिहर और बुक्का थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो संगम था, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम संगम राजवंश रखा गया था। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो हम्पी हुआ करती थी। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में देखने को ये मिल जाएगा, हम्पी। ठीक है, हम्पी का खंडहर, आज के डेट में ये खंडहर के रूप में है, ये जो साम्राज्य है वो खंडहर के रूप में है। ओके, तो पूछता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो उसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ही ये खंडहर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा हुआ करती थी वो तेलुगु हुआ करती थी। आज के डेट में भी तेलुगु बोला जाता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब में तेलुगु भाषा का ही प्रयोग हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट है, वो किसके बारे में है? तो जो हम्पी का भगवा शेष का सर्वप्रथम जनता के सामने लाने का कार्य किया था, वो एक ब्रिटिश कर्नल हुआ करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधिकारी हुआ करते थे, जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इन्होंने ही इसके अवशेषों की खोज की और जनता के सामने लाने का कार्य किया था। ठीक है, क्या नाम था इनका? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। मैकेंजी के नाम से ये फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी हुआ करते थे। अब देखते हैं, हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के कातकीय शासक जो हुआ करते थे, जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव, इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का जो प्रताप रुद्र देव थे, इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। सामंत मतलब एक तरह से जमींदार टाइप के हुआ करते थे। किसी एक क्षेत्र की जमींदारी किसी को मिल जाती थी तो उसको सामंत बोलते थे उस समय। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः जितने भी वंशजों ने शासन किया उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले विजयनगर साम्राज्य पे संगम वंश आया,
उसके बाद सलूव वंश आया, फिर तुलुव वंश आया और अंततः अरावेडु वंश आया। यानी 4 वंशजों ने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया। उसके बाद एक युद्ध होता है, ठीक है, तालिकोटा का युद्ध, और उसी तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे, ओके, चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशजों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य पे शासन, ठीक है। देखो यहाँ जो हरिहर और उपाधि मिली वो देख लेते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जो गुप्ता वन था, गुप्ता वन, उसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, ये इस उपाधि से अपने आप को इस तरह से सम्मानित किया हुआ है। क्या नाम था उपाधि का? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। और जो हरिहर द्वितीय हुआ करता था, हरिहर द्वितीय, ये अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से इस तरह से सम्मानित करने वाला पहला शासक था, पहला शासक था। ठीक है, कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि। ओके, आगे देखते हैं। इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोला कांटी। निकोला कांटी ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में? देवराय, ये विजयनगर साम्राज्य में आया। ये बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा हुआ कि इटली का यात्री, या केवल पूछ देता है निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। देखो किसके शासनकाल में देखते हैं तो दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है। ओके, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया था। ओके, देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पे एक बांध भी बनवाया था, और एक और बांध भी बनवाया था सिंचाई के लिए, वो था हरिद्रा। यानी 2 बांध भी बनवाया था, एक तुंगभद्रा नदी पे और एक हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा 2 बांध बनवाया यहाँ पे, जहाँ पे तेलुगु के 5 महाकाव्य के बारे में लिखा गया। 5 महाकाव्य आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण था और ये क्वेश्चन बनता है। जैसे अमाक्त माल्य, अमुक्त माल्यार, ठीक है, अमुक्त माल्यार किसकी रचना है? ये अमुक्त माल्यार किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बनता है। ये किस रचना है? तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं। तेलुगु में 5 महाकाव्य यानी कि उस समय के हुआ करते थे, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से अमुक्त माल्यार, जिसके रचनाकार कौन थे? कृष्ण देवराय हुआ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आगे की बात कर लेते हैं। आगे संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ करता है संगम वंश, उसके बाद तुलु अरावेडु वंश आएगा, लेकिन पहला जो वंश था वो संगम वंश था। तो संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था वो कौन था? तो देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। इसको अन्य नाम से भी जानते थे, इमादी देवराय, माडी नहीं इमादी देवराय। ठीक है, इमादी देवराय के नाम से भी इसको जानते थे। ओके, फारसी राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, वो देवराय द्वितीय के ही दरबार में आया हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में उस समय देवराय द्वितीय का शासनकाल हुआ करता था जब अब्दुल रज्जाक विजयनगर में। ठीक है, इसके अनुसार विजयनगर में जो पुलिसों का वेतन दिया जाता था, जो पुलिसों का वेतन विजयनगर के जो पुलिस वाले होते थे उनका वेतन जो दिया जाता था वो वेश्यालय की आय से दिया जाता था। उसमें वेश्यालय हुआ करती थी, वहां से जो आय प्राप्त होती थी उस आय को पुलिस में पुलिस कर्मी होते थे उनका वेतन दिया जाता है। ये किसके अनुसार? तो अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ओके,
एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटका कहा गया। जगवेटका एक अभिलेख वहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है, हम्पी का अभिलेख बहुत सारे, इसमें इसको देवराय द्वितीय को जगवेटका कहा गया। जगवेटका के नाम से, जिसका मतलब होता है हाथियों का शिकार, हाथियों का शिकार करने वाला। ओके, ये पूछता है जगवेटकर किसको कहा गया है, तो देवराय। देखो मल्लिकार्जुन के बारे में हम लोग शुरू में देखे थे, जैसे हम लोग संगम वंश में जितने भी राजा हुए उनका क्रम देख रहे थे, तो उस क्रम में उनका भी नाम आया था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता था, इस नाम से, तो प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय के नाम से पुकारा जाता था, प्रौढ़ देवराय। अब आते हैं सालू वंश। अभी क्या पढ़ रहे थे हम, संगम वंश के बारे में, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सालू वंश। तो सालू वंश में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस इसके संस्थापक के बारे में जान जाइए। फिर हम लोग पढ़ेंगे तुलु वंश के बारे में। सालू वंश के जो संस्थापक था वो सालू नरसिंह था। क्या नाम था उसका, तो सालू नरसिंह। ये क्या था, तो विजयनगर में दूसरा राजवंश, विजयनगर का दूसरा राजवंश सालू वंश, ठीक है, जिसका शासनकाल 1485 से लेके 1506 तक, यानी कि टोटल 21 सालों तक ये वंश ने शासन किया था। बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसके बाद आता है तुलु वंश, तुलु वंश, ठीक है, जो 1505, ठीक है, 1506 यहाँ होना चाहिए, 1506 में इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। इसमें वीर नरसिंह, दोनों नरसिंह है, लेकिन एक क्या रहता है, तो तुलु नरसिंह और ये वीर नरसिंह। देखो तुलु वंश का जो महान शासक हुआ करता था वो कृष्ण देवराय। वहां पे आप देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण देवराय, थोड़ा नाम एक ही टाइप का लग रहा है, लेकिन दोनों के नाम में अंतर है। वहां पे देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय द्वितीय, लेकिन यहाँ पे कृष्ण देवराय नाम देखने को मिलेगा। तो तुलु वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था, तो कृष्ण देवराय। और जो देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय थे वो संगम वंश, वो तुलु वंश। ओके, बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, बाबरनामा। बाबरनामा में क्या बताया गया है, तो कृष्ण देवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। बाबरनामा बाबर के द्वारा खुद लिखी हुई अपनी जीवन, इसमें बाबर बताया है कि जो कृष्ण देवराय थे वो भारत के सबसे सर्वाधिक मतलब शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। ओके, कृष्ण देवराय के शासन काल में एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसको डोमिगोस पायस के नाम से, ठीक है, डोमिगोस पायस, ये विजयनगर में आया था, ठीक है, किसके शासन काल में, तो कृष्ण देवराय। ओके, कृष्ण देवराय के दरबार में एक तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, इसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पूछता है कि संगम वंश यानी कि विजयनगर साम्राज्य में अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे, तो अष्ट दिग्गज जो रहते थे वो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे, यानी कि 8 सर्वश्रेष्ठ कवि। और उसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ था उसका नाम क्या था, तो अलसन्नी पेद्दन, अलसन्नी पेद्दन इसका नाम हुआ करता था, ठीक है, अजीब नाम है, लेकिन 8 दिग्गज जो कवि थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ यही हुआ करते, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं में उन्होंने इस तरह से अपनी देश में सीखी। आगे की बात कर लेते हैं, तो इन्हें इनकी बात किया जा रहा है, तो अलसानी पेद्दन, अलसानी पेद्दन की बात किया जा रहा है, ठीक है, अलसानी पेद्दन जो थे इन्हें तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। ओके, अब आते हैं उनके शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ओके, उनके शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। ओके, अब आते हैं कृष्ण राय देव के बारे में। कृष्ण राय देव जो थे, ठीक है, उन्होंने भी कुछ रचनाएं की थी। कृष्ण देव राय रचनाकार, एक तरह से लेखक भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखा था संस्कृत तेलुगु में जिसका नाम था अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद, ये पूछता है अमुक्त माल्याद किसकी रचना है, तो
स्वयं कृष्णदेवराय की रचना है। कभी कभी पूछ देता है कि ये किस भाषा में है, तो तेलुगु भाषा में। उसके बाद संस्कृत भाषा में भी उन्होंने इस रचना की थी, आता है जामवंती कल्याणम और एक सीता परिवय। दो रचनाएं उन्होंने संस्कृत में की थी और एक रचना तेलुगु। ओके, इसकी बात की जा रही है कृष्णदेवराय। ओके, विजयनगर साम्राज्य में जो लिपि प्रयोग होती थी उसको नंदिनागढ़ी लिपि कहते हैं। नंदिनागढ़, ये क्वेश्चन बना हुआ बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, बीपीएससी का वहां पे बना हुआ है, हम देख रहे थे रिसेंट बुक में ही। तो आरपीएससी और बीपीएससी दोनों में ये क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती थी, तो नंदिनागढ़ी लिपि प्रयोग में। आगे देखते हैं, वहां उस समय का एक मंदिर हुआ करता था बहुत ही फेमस, विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर, उसका निर्माण भी कृष्णदेवराय प्रथम ने ही करवाया था। सॉरी, कृष्णदेवराय प्रथम तो नहीं है, द्वितीय आएंगे, ठीक, इन्होंने। उसके बाद देखते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 1529 में कृष्णदेवराय की। ओके, कृष्णदेवराय तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि से, बहुत सारे उपाधियों से सम्मानित किया गया। लगभग इसके अलावा भी अन्य उपाधियां इसके बारे में हम नहीं लाए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण उपाधि है, ठीक है, जो क्वेश्चन में बनता है। आंध्र भोज किसके पूछता है, दिया गया था कृष्णदेवराय को। अभिनव भोज की उपाधि दिया गया था। आंध्र पितामह किनको कहा जाता है, कृष्णदेवराय को कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी उपाधियां हैं जो अनइम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था, हम तीसरे वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़े संगम वंश, के बाद तुलु वंश, फिर हम लोग पढ़े तुलु, और लास्ट जो वंश होगा अराविडु वंश होगा, ठीक है, अराविडु वंश। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तुलु वंश। तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो था सदाशिव। सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था। अब देखो, इसी युद्ध के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है, एक तालिकोटा का युद्ध होता है। तालिकोटा, इसको राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है राक्षसी तंगड़ी, ये युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इसको तालिकोटा युद्ध के नाम से जानते हैं, और बन्नी हट्टी का युद्ध, यानी 3 नाम से जाना जाता है इस युद्ध को। सबसे फेमस तालिकोटा का युद्ध, उसके बाद राक्षसी तंगड़ी, इसी को कहते हैं, उसके बाद बन्नी हट्टी का युद्ध, इसी को कहते हैं। ये कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। इसी युद्ध में विजयनगर का पतन हो जाता है। ओके, अब देखो, ये युद्ध था ना, बहुत ही भयंकर युद्ध था, क्योंकि यहाँ पे विजयनगर अकेले लड़ रहा, और उसके जो विपक्षी दल थे वो एक संघ बना के लड़ रहे थे। उस संघ में शामिल थे दक्षिण भारत के जो राज्य हुआ करते थे, वो सारे संघ बना के इनके खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे बीजापुर हुआ करता था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब एक तरफ थे, अपना संघ बनाए हुए थे, और विजयनगर अकेले था। ये सब ने मिलकर इसको हराया और विजयनगर का पतन कर दिया। इसी को राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तालिकोटा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं, तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन सा था, वो था राम राय। ये क्वेश्चन बनता है, तालिकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य की तरफ से नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था राम राय। अब तालिकोटा युद्ध होता है, उसके बाद सदाशिव जो तुलु वंश का अंतिम शासक था, वो तिरुमल की सहायता से पेनुकोंडा, एक जगह का नाम है पेनुकोंडा, वहां अपनी राजधानी बनाता है और वहां शासन करना प्रारंभ, ओके, वहां पे शासन करना प्रारंभ कर देता है। यानी विजयनगर से अलग जो जगह है, विजयनगर से विजयनगर का, लेकिन वहां से हटके एक जगह है जो जगह का नाम है पेनुकोंडा, वहां पे वो अपनी राजधानी बनाता है सदाशिव, और वहां पे शासन करने लगता है। फिर क्या होता है, फिर वहां पे एक व्यक्ति रहता है तिरुमल, वो सदाशिव से और तिरुमल से युद्ध होता है, और हराने के उपरांत वो वहीं पे हराता है पेनुकोंडा
पेनुकोंडा में हराता है। और जो विजयनगर का चौथा राजवंश है उसकी को हराने का जो कार्य करता है वो तिरुमल करता है। और तिरुमल हराने के बाद वहां पे अराविडु वंश का एक तरह से नींव डालता है, यानी संगम विजयनगर साम्राज्य का चौथा वंश, इसकी स्थापना होती है और यही होता है अंतिम वंश। के बारे में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अभी देखो अराविडु वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तिरुमल के द्वारा की जाती है। और इसका अंतिम जो शासक था वो रंग तृतीय था। यही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय था। अराविडु शासन काल में ही, ठीक है, अराविडु शासन काल में वेंकट द्वितीय के शासन काल में वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था। मैसूर राज्य जहाँ का टीपू सुल्तान हुआ करता था, उस राज्य का स्थापना इसी के शासन काल में हुआ था, ठीक है, अराविडु के शासन काल में। ओके, 1612 ईस्वी। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कटिंग और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य में जितने भी विदेशी यात्री आए तो किसके शासन में काल में आए, कब आए, तो कहाँ के थे, यह सारा क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएगा। जैसे निकोलो फेंटी, ये कहाँ का यात्री था, ठीक है, किसके दरबार में आया था और कब आया, यहाँ से क्वेश्चन एक एक करके ये सब देख लेते हैं। जैसे निकोलो फेंटी इटली का रहने वाला था, 1420 ईस्वी में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद अब्दुल रज्जा जो फारस का रहने वाला था, 1442 ईस्वी में आया था, किसके शासनकाल में, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फिर देखते हैं नूनीज एक व्यक्ति था, यात्री नूनीज, वो पुर्तगाल का रहने वाला था, 1535 ईस्वी में भारत आया था। तो उस समय अच्युत राय शासक हुआ करते थे। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पे आएगा फिर डोमिस फायर, ये पुर्तगाल का रहने वाला था, 1515 ईस्वी में आया था। किसके शासन काल में आया था ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ईयर तो नहीं पूछता है, कहाँ का रहने वाला है ये भी नहीं पूछता है, लेकिन किसके शासन काल में आया था ये पूछता है। ये वाला और ये वाला पोर्शन आप लोगों का तैयार रहना चाहिए। डोमिंग पायस किसके शासन काल में आया था? कृष्णदेवराय के शासन काल में आया। वैसे ही बारबोसा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, 1515 और 16 ईस्वी में आया था, इसके शासन काल में कृष्णदेवराय। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है निकोलो फेंटी, जो इटली का रहने वाला था और देवराय प्रथम के शासन काल में भारत आया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ओके, विजयनगर साम्राज्य की जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो था लगान। ओके, लगान से ही वहां की आय की प्राप्ति होती थी। तो ये जो भू राजस्व की दर हुआ करती थी वो 1/6 हुआ करती थी, 1/6। हम अलाउद्दीन के शासन काल में पढ़ रहे थे, उस समय 1/2 हुआ करता था, यानी आधा हिस्सा अलाउद्दीन रख लेता था, लेकिन यहाँ पे 1/6। देखो, विवाह कर भी लगाया जाता था, वर व वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने पर कर नहीं लिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति विधवा से विवाह करता था विजयनगर साम्राज्य में, उससे कर नहीं लिया जाता था, लेकिन नया जोड़ा जब शादी करता था तो दोनों से कर लिया जाता था, नर और मादा दोनों से, ठीक है, वर वधू। अब वहां पे कुछ विशेष प्रकार के कुछ विशेष वर्गों में बांटा गया था, के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, वहां पे कुछ जमीन थी जो सेवा के रूप में दे दी गई थी। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जमीन, कोई बढ़िया काम कोई व्यक्ति कर देता है समाज सेवा के लिए, दान, यानी कि दान में दी गई या सेवा में दी गई, इसको किस नाम से जानते थे? तो उबली के नाम से जानते थे, उबली। अब कुछ योद्धा हुआ करते थे इसके शासनकाल में जो शौर्य का प्रदर्शन करते थे, कहीं युद्ध होता था वहां पे शौर्य का प्रदर्शन कर देते थे, इसको भी जमीन दे दिया जाता है। उस जमीन को रक्त कोंडगे के नाम से जानते थे, रक्त कोंडगे। अब देखो, और आज के डेट में जो बटैया जमीन लिया जाता है, बटैया जो बोला जाता है, कोई बड़ा
मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है जो खेती वेती नहीं करता है, लेकिन अपनी खेती दूसरे को लीज पे देता है कि लो भैया करो, इसको आज के डेट में बटैया वगैरह बोलते हैं या लीज पे बोलते हैं। तो उस समय उसको क्या बोलते थे, तो कुट्टगी बोलते थे। क्या बोलते थे, तो कुट्टगी के नाम से बोलते थे। अब आज का लास्ट पेज देख लेते हैं। युद्ध में वीरता दिखाने वाले जो पुरुष थे, वीरता जो युद्ध में वीरता दिखाते थे, उनको एक कड़ा दिया जाता था, कड़ा। ओके, एक कड़े से सम्मानित किया जाता था। वो कड़ा वीरता का प्रतीक हुआ करता था। उस कड़े का क्या नाम था, तो गंडपेट। गंडपेट अजीब नाम है ना, गंडपेट। ठीक है, तो ये इस कड़े से सम्मानित किया जाता था। ओके, कृष्णदेव राय के समय में उनके दरबार में महिला अंगरक्षक हुआ करती थी। केवल कृष्णदेव राय के दरबार में। ओके, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोग थे और इनको क्या कहा जाता था, तो बड़वा कहा जाता था। बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, यानी दासों को रखा जाता था वहां पे भी। और मनुष्यों को क्रय विक्रय, यानी कि वहां क्रय विक्रय भी होता था। इसको क्या कहा जाता था, तो वेशवग, वेशवग कहा जाता था। यानी दासों का क्रय विक्रय भी होता था, इनको वेशवग कहा जाता था। पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। महिलाएं पर्दा जूता पहन के नहीं चलती थी, ये प्रथा। परंतु सती प्रथा विधान, सती प्रथा विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन वो था स्वैच्छिक था, वो अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी को सती होने का मत तो सती कराए, उस टाइप का नहीं। स्वेच्छा था, स्वैच्छिक था, यानी महिला चाहे तो सती हो सकती थी, नहीं चाहे तो नहीं। ओके, बाल विवाह का भी प्रचलन था। मंदिरों में जो मंदिर थे उस समय, वहां में जो मंदिरों में जो स्त्रियां रहती थी, पुजारी थी, इसको देवदासी कहा जाता था। देवदासी कहा जाता था। इसको आजीविका के लिए भूमि या वेतन निर्धारित की गई। वहाँ जो देवदासी थी, मंदिरों में काम काज करने वाली, सेवा करने वाली, तो देवदासी कहा जाता था। इसका वेतन भी निर्धारित होता था, या भूमि कुछ दे दिया जाता था, या इसी से तुम अपना मेहनत करना, वहां से फसल उग जाना और पेट। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप लोग का यहीं तक रहा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा हो लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय।